फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। फ्यूचर ग्रुप को एक बड़ी राहत और मिल गई है। तो वो राहत क्या है और उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इस डील के ऊपर। जिस तरह से मामला पॉजिटिव बना है जब से एनसीएलटी ने इसको अलाउ कर दिया है अपनी शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने के लिए, यानी एनसीएलटी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है डील को। और ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहा है इस डील के लिए। लेकिन आगे जो मामला है अभी भी अधर में अटका हुआ है, क्योंकि सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर से अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, वो अभी भी बाकी है। साथ में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी भी इस डील को रोका गया है। तो अभी बहुत सारे पेच बाकी है, लेकिन इसके बीच में जो अपडेट निकल कर आई है वो डील के लिए फ़ायदेमंद है। एक तरह से अमेजॉन खुद फंस रहा है बहुत बड़े मामलों के अंदर, तो वो क्या है मैटर उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में रिलायंस की तरफ से जो हेल्प की जा रही है उसको भी जानेंगे और सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। साथ में रिलायंस इंडस्ट्री लगातार ऊंचाइयों पे जाने की कोशिश कर रहा है, यानी स्टॉक अपने फिलहाल 52 वीक के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्या इस समय हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? क्या आने वाले समय में ये अच्छा रिटर्न दे सकता है? क्योंकि पिछले एक साल से तो इसने रिटर्न बिल्कुल दिया नहीं लोगों को, लेकिन अब स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया है। पिछले एक महीने में इसने अच्छा प्रदर्शन किया और स्टॉक तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो क्या इस समय हमें इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, एनसीएलटी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और साथ में फ्यूचर ग्रुप को अलाउ कर दिया है कि वो अपने शेयर होल्डर को जब भी अपने हिसाब से तारीख देख के उनकी मीटिंग बुलाए और शेयर होल्डर की इस डील के लिए परमिशन ले ले। तो एक बड़ी जो मुसीबत थी वो ख़त्म हुई है। एक तरह से छूट मिल चुकी है सरकारी एजेंसियों की तरफ से इस डील को लेकर। तो फ्रेंड्स, अब एक बड़ी जो राहत मिली है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डील को 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। एक तरह से उनकी जो डेडलाइन थी वो खत्म होने वाली थी, उस डेडलाइन को 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। उनकी तरफ से निर्णय लिया गया है, क्योंकि अभी फैसला आने में समय लग सकता है। मामला अभी भी कोर्ट के माध्यम से ही सॉल्व होगा, तो वहाँ पर समय लग सकता है और इस वजह से उन्होंने इस डील को फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। इससे पहले भी उन्होंने टाइम बढ़ाया था और इस बार ये जो डील है इसकी जो डेट है ड्यू डेट वो 31 मार्च 2022 है, यानी 31 मार्च 2022 तक इन्होंने समय दे दिया इस डील को बढ़ने के लिए। तो माहौल फिलहाल पॉजिटिव है, क्योंकि रिलायंस ने तो बिल्कुल ठान लिया है कि किसी भी तरह से हम ये डील को करके रहेंगे और इसी वजह से उन्होंने इसका टाइम फिर बढ़ा दिया है, डेडलाइन को बढ़ा दिया है। दूसरी तरफ जो है सबसे बड़ी बात यह है, फ्यूचर रिटेल कंपनियों के जो लेंडर्स हैं उनका जो पेमेंट है उसको पेमेंट को चुकाने के लिए जो मोरेटोरियम लगाया गया था वो मोरेटोरियम अब खत्म हो चुका है। तो अब उनको चिंता होने लगी है कि उनका जो पेमेंट बाकी है, बकाया है फ्यूचर ग्रुप की कंपनी में, वो उनको कैसे मिलेगा। तो इसके लिए अब वो बातचीत करने जा रहे हैं कंपनी के साथ में कि क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, क्योंकि अभी तक तो डिसीजन आया नहीं है, डील हुई नहीं है, तो उनको वहाँ उनके पैसे कहाँ से मिलेंगे। तो वो फिलहाल अब कंपनी से बात करेंगे। एक तरह से उनको भी पॉजिटिव होप जग चुकी है, क्योंकि एनसीएलटी में इस डील को अप्रूव किया है, उन्होंने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने के लिए पॉजिटिव सिग्नल दे दिया है। दूसरी तरफ वो अपना ये भी रास्ता तलाशने की कोशिश करेंगे कि कल को अगर कंपनी के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाए तो फिर वो एनसीएलटी में भी जा सकते हैं बैंकरप्सी कोड के तहत। तो ये रास्ता भी खुला है। कंपनी की तरफ से उनको कोई आश्वासन मिल जाए कि भाई पैसे कब तक वो चुका सकते हैं, किस हिसाब से चुकाएंगे, लेकिन लैंडर्स अपनी जो रकम बाकी है उसके लिए वो कोशिश तो हर तरह से करेंगे। फ्यूचर ग्रुप के लिए फ़िलहाल कुछ मुसीबत भी है तो कुछ राहत भी है, लेकिन इस बीच में अमेजॉन भी खुद फंसते जा रहा है ब्राइब केस के अंदर, जहाँ पे लगातार उसके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। जो व्यापारियों का संगठन है कैट, उनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि इन्होंने रिश्वत दी है और इस पर उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया। अमेजॉन की तरफ से सरकार को एक चिट्ठी लिखकर क्लेरिफिकेशन दिया गया कि उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं किया है। जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो उन्हें मंजूर नहीं है। तो एक तरह से उनका कहना है कि अमेजॉन इंडिया जो है उनका अमेजॉन इंडियन सब्सिडरी कंपनियों से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है और उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने लीगल फीस अदा की है वो 8,546 करोड़ रुपीज़ नहीं है, लेकिन उसकी जगह पे उन्होंने कहा है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2019 से लेकर 2020 के लिए उन्होंने जो लीगल फीस के लिए जो खर्च की है वो है मात्र 52 करोड़ रुपीज़। तो उनके हिसाब से जो कहा जा रहा है कि 8,546 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे वो सही नहीं है, बल्कि वो सरासर गलत है और उन्होंने सिर्फ 52 करोड़ ही खर्च किए। लेकिन इस दूसरी तरफ जो व्यापारियों का संगठन कैट है वो अमेजॉन के जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है
और उन व्यापारी संगठन कैट का कहना है कि जो उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया उसमें जवाब कम और क्वेश्चन ज़्यादा पैदा हो रहे। तो यहाँ पे बहुत सारी जो बातें हैं अभी भी छुपी हुई है और इसलिए इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो फिलहाल जो अमेजोन के लिए मुसीबत की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि अमेजोन खुद मामलों में फंस रहा है। तो अब वो फिलहाल इस डील को ज़्यादा खींचने की कोशिश अमेजोन अपनी तरफ से नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद बहुत सारे मामलों में उसमें फंसने की संभावना बन रही है। तो यहाँ से वो अपने हाथ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो सारा मामला इसी वजह से बन रहा है क्योंकि व्यापारी नाराज़ हो चुके हैं, व्यापारियों का संगठन उनके खिलाफ है, क्योंकि जो रिटेल बिजनेस को ख़राब किया जा रहा है अमेजोन के द्वारा। जो बिल्कुल एक साफ़ सुथरी डील हो रही थी रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में, उसमें उन्होंने अड़ंगा लगाया और इसी वजह से व्यापारी एसोसिएशन भी उनसे नाराज़ हुआ। और अब अमेजोन को भी ये समझ में आएगी कि भाई इस मामले से दूर रहने में फ़ायदा है, तो बहुत जल्द वो इसमें से निकलेंगे और ये डील फाइनल होने की तरफ जाएगी। एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूचर रिटेल की बात करें तो 52.50 पे है, 1.25% की तेज़ी देखने को मिली थी हमें फ्राइडे को। लेकिन अगर हम बात करें फ्यूचर सप्लाई चेन की तो वहाँ पे गिरावट देखने को मिली, 74.30 पर करीब 1.59% की गिरावट देखने को मिली। और फ्यूचर लाइफस्टाइल एंड फैशन की बात करें तो उसमें सेम प्राइस पे ही क्लोजिंग है, यानी गुरुवार की 58.95 पर न तेज़ी है न गिरावट है। और अगर हम बात करें फ्यूचर इंटरप्राइज की तो वहाँ पर भी सेम वही बात थी, 8.95 पर करीब गुरुवार की क्लोजिंग पर ही क्लोजिंग है, उसमें भी कोई हमें अप डाउन देखने को नहीं मिला। और फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें तो 7.65 पर 0.66% की तेज़ी देखने को मिली। तो फिलहाल स्टॉक स्टेबल हो चुके हैं, क्योंकि फिलहाल जो मामला भी है बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। एक तरह से मामला पॉजिटिव भी हो चुका है, क्योंकि सरकारी एजेंसियों से डील के ऊपर रजामंदी मिल चुकी है, उनकी परमिशन मिल चुकी है। लेकिन अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो अमेजोन के फेवर में है, इस वजह से मामला अभी अधर में लटका हुआ है और जल्द इसमें कोई निर्णय आने की संभावना बन रही है। अब हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक करीब 2501 पर ओपन हुआ, 2539 इसने हाई बनाई है और लो है 2495 की, और अंत में 2525 पर करीब 0.23% अप पर क्लोजिंग दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है। तो नितिन सेठ जो फॉर्मर सीईओ अशोक लेलैंड कंपनी में थे, उन्होंने अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को ज्वाइन किया है। तो उनको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एनर्जी बिजनेस जो नया बनाया रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने, उसकी बागडोर सौंपी है, यानी एक तरह से वो पायलट होंगे उस टीम के जो अभी इनका नया जो एनर्जी बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक जाने माने और बहुत ही पुराने जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनको लाया है कंपनी में, नितिन सेठ को, ताकि उनका जो एनर्जी का बिजनेस है वो अच्छे से आगे चल पाए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है कमर्शियल व्हीकल और पीवी बिजनेस का। और यहाँ पे इसकी वजह से जो इनका ईवी बिजनेस है वो उसको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और इसीलिए उनकी ज्वाइनिंग करवाई गई है नितिन सेठ की इसमें रिलायंस इंडस्ट्री के एनर्जी बिजनेस में। तो एक बड़ा पॉजिटिव निर्णय लिया गया, उसका इफेक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा। 52 वीक का लो इसका 1830 का है और इसका हाई 2570 का, और फिलहाल स्टॉक 2523 पर है, यानी अपने 52 वीक के ऊपर की तरफ ही है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। बहुत तेज़ी से ये स्टॉक अब आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अपने 52 वीक के हाई के आसपास आ चुका है। अगर हम इसके पिवट लेवल की बात करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 2499 का इसको फर्स्ट सपोर्ट है। जो सेकंड सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 2474 का, और स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो फिर 2454 तक जा सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 2544 का इसका फर्स्ट टारगेट है। जो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो है 2564 का, और जो थर्ड टारगेट है वो है 2588 का। तो फिलहाल स्टॉक आपको 2600 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और पिछले एक साल में इसने कोई अच्छा बड़ा प्रदर्शन किया नहीं, जबकि इस दौरान निफ्टी और काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। और इस वजह से अभी जो बाजार को ट्रिगर चाहिए वो रिलायंस से मिलेगा, और रिलायंस बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लगातार पॉजिटिव निर्णय लिए जा रहे हैं, इस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और गिरावट में आपके इन्वेस्टमेंट को ये बचाने वाला स्टॉक बन सकता है। तो निवेश करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।